हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। साइंस का अनसॉल्व पेपर 2021 वाला जो पिछले साल हो चुका है वो लेकर आए हैं। कक्षा 10 का है और ये है सेट नंबर 2 ही सेट हुए थे। इसका नंबर है 824 HZ। इसके खंड का यानी कि भौतिक विज्ञान को हम हल करवाने वाले हैं। देखिए, ये जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और बाकी अगर आप पढ़ना चाहते हैं सो आपको ये मिल जाएगा हमारे ब्लॉग पे, जिसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। क्या है, कह रहे हैं दर्पण एक ऐसा दर्पण जिसके सामने रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब आभास से सीधा व बड़ा बनता है। सो आभास, देखिए दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है समतल, दूसरा होता है उत्तल और तीसरा होता है अवतल। समतल वाले में अपना चेहरा देखते हो तो इसमें सीधा नहीं बनता, सीधा तो बनता है पर बड़ा नहीं बनता है, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा उत्तल, इसमें बड़ा भी बनता है छोटा भी बनता है, सॉरी हमेशा छोटा ही बनता है, बड़ा नहीं बनता है। ये आप लगाते हो गाड़ियों में पीछे देखने वाले जो साइड मिरर होता है उसमें प्रयोग किया जाता है, तो उसमें भी कभी भी बड़ा प्रतिबिंब तो बनता ही नहीं है। तो बड़ा बनने के लिए हमें इस अवतल की ज़रूरत पड़ेगी। सो इस वजह से पहला वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसका आंसर भी हमने लिखा है नीचे। अब आ जाते हैं दूसरे प्रश्न पे। अब दूसरा प्रश्न देख पाते हैं कि कांच के प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण गुजरती है। प्रिज्म है, इसमें से श्वेत प्रकाश की किरण गुजरती है और अपने अवयवी रंगों यानी कि 7 रंगों में बढ़ जाती है, विभक्त होती है नहीं बढ़ जाती है। किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? कौन सबसे ज़्यादा नीचे यहाँ पे आता है? वो होता है बैगनी। और किसका विचलन सबसे कम होता है? वो होता है लाल। यहाँ पे जो जवाब रहेगा वो बैगनी जाएगा। बहुत बढ़िया, अब बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। अगला वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। जो विद्युत मोटर होती है वो किस चीज़ को परिवर्तित करती है? तो कुछ जो जनरेटर होता है, जनित्र होता है, वो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है और मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। आप तीसरे वाले विकल्प को कहेंगे कि यह सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। और यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं विद्युत विभवांतर का मात्रक है। विभवांतर यानी कि विभव का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? सही जवाब है वोल्ट। वा से होता है दोनों चीज़, विभवांतर और वोल्ट। विभवांतर और वोल्ट वी से रिप्रेजेंट करते हैं, वोल्ट इसका मात्रक होता है। दोनों को ही, वोल्ट और विभवांतर दोनों को ही वी से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। बट एम्पियर किसका मात्रक होता है? सही जवाब ये होता है धारा का मात्रक। और ओम किसका मात्रक होता है? वो होता है प्रतिरोध का। सही बात है। वाट होता है शक्ति का मात्रक। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चलते हैं और यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न हो जाते हैं समाप्त। अब उसके बाद ये अपना क्वेश्चन शुरू हो जाता है जहाँ पे हमें थोड़ा बहुत लिखना होगा। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड दी गई है। प्रकाश एक पदार्थ जिसका अपवर्तनांक दिया गया है 1.5। तो हमें प्रकाश का वेग की गणना करनी है। इसके लिए हम सूत्र दिखाएंगे। फिलहाल आप देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल को c से रिप्रेजेंट किया जाता है। पूरा लिख दिया है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। अपवर्तनांक जो होता है 1.5 वो लिख दिया गया है। और प्रकाश पदार्थ में प्रकाश का वेग ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होता है वो लिखा है। n बराबर होता है c/v। n बराबर होता है c/v। c जो होता है वो निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल, v उस पदार्थ में उस पदार्थ में प्रकाश की चाल, यहाँ पे निर्वात या फिर वायु में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो n होता है अपवर्तनांक। तो v का मान निकालना है उस पदार्थ में वायु की चाल, तो v को ऊपर भेज दिया और n को नीचे भेज दिया। तो ऐसे में जो फार्मूला मिल जाएगा वो v बराबर हो जाएगा c/n। यहाँ पे c की वैल्यू ऊपर रखी है, 1.5 को नीचे रखा है। बट आपको इसको पता है कि कैसे हल करना होगा। देखिए 3 × 10⁸ क्या है? 8 है। नीचे 1.5 आएगा तो क्या करेंगे? दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे और 15 दूनी 30 करेंगे। तो 2 × 10⁸ मीटर/सेकंड वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो कि लिखा है हमने। ये हो गया आपका उस पदार्थ में प्रकाश की चाल। प्रश्न यहीं पे समाप्त होता है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। तो दूसरा प्रश्न हम देखते,
अब अगला प्रश्न देखते हैं, खा वाला जो दूसरे का खा का है। इसमें कहा गया है कि एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसके सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति की गणना करनी है हमें। तो सबसे पहले तो फोकस दूरी दी गई है, दूसरा अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी जो होगी वो माइनस में रखी जाएगी। आपको वो माइनस में ही रखना चाहिए। तो माइनस 20 सेंटीमीटर हो गया। और उसके बाद वस्तु की दर्पण से दूरी कितनी है, 60 सेंटीमीटर है, तो वो भी हमने लिख लिया माइनस में, क्योंकि अवतल दर्पण है। अगर अवतल दर्पण की बात की जाए तो वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। और ये मुख्य अक्ष हो गया। यहाँ पे अगर आप रखते हैं वस्तु को तो ऋणात्मक दिशा में पड़ता है और ये माइनस में ही रखना चाहिए। आ जाते हैं इसमें प्रतिबिंब की स्थिति की, वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति की गणना करनी है, v का मान ज्ञात करना है। सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। ये दर्पण है तो प्लस रहेगा। साथ ही क्या कर सकते हैं, इसी सूत्र को उल्टा करके लिख सकते हैं, यानी इस हिस्से को जैसे कि हमने आगे लिखा है और 1/f को पीछे लिखा है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमको पक्षांतर करना, यानी v को उधर भेजना आसान, u को उधर भेजना आसान हो जाता है। 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u लिखना आसान हो जाता है। तो f की वैल्यू तो -20 है, वही रखा गया है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहीं पे दिखा देते हैं, क्यों आगे घूमना। f की वैल्यू जो है -20 वो रख दिया है, u का मान -60 है वो रख दिया। इस माइनस से इस माइनस को कट जाना है तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ वाला माइनस आगे आ जाएगा। तो देखने को बस इतना से मिलेगा, -1/20 प्लस 1/60। इस 60 और 20 का लघुत्तम हो जाएगा 60। तो -1/20 था प्लस 1/60 है। 60 और 20 का लघुत्तम 60 हो जाएगा। 20 3 60 तो ऊपर 3 आ जाएगा -3, और 60 का नाम 60 तो ऊपर 1 ही रहेगा। 3 में से 1 घट जाने पर -2/60 मिल जाएगा देखने को, और 2 से 1 कट जाएगा। ये 2 1 कम 2, 2 3 6 यानी 1/30 हो जाएगा। -1/30 आपको टोटली देखने को मिल जाएगा, जो कि 1/v बराबर है। तो v बराबर अगर उसी चीज़ को उल्टा कर देंगे तो 30 मिल जाएगा, यानी कि जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो v बराबर क्या है, -30 सेंटीमीटर। यही आपको निकालना है, प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि गणना करके बताइए कि 1 किलोवाट घंटा यानी 1 kWh, जो 1 किलोवाट घंटा एक यूनिट होता है, इसमें कितने जूल होते हैं। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, 1 गुणते 1000। किलो का मतलब 1000 हो गया, और वाट हट जाएगा भाई, मतलब वाट से कोई मतलब नहीं है। घंटे का मतलब होता है 1 घंटे में 60 मिनट, और 60 से गुणा कर दिया तो सेकेंड। तो वाट और सेकेंड मिलकर के बन जाता है जूल। वाट और सेकेंड मिलकर क्या बन जाता है, जूल बन जाता है। बस इन्हीं चीज़ों को गुणा करा दिया, 6 छंग 36 यहाँ पे देखने को मिल गया, और 3 जीरो इसके, 2 जीरो इसके, टोटल 5 जीरो हो गए। और एक अंक पे दशमलव लगा के लिख दिया, यानी 3.6 लिख दिया। तो 5 तो जीरो हो गए थे और एक ही गिनती पार करके दशमलव लगा है, तो इस वजह से 10 की घाते 6 जूल मिल गए। 10 की घाते 6 जूल, यानी 3.6 गुणे 10 की घाते 6 जूल मिल गया है। इतना सा आंसर है, और बस इस क्वेश्चन का इतना ही आंसर रहेगा, और कुछ करना नहीं है। अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो कि तीसरा प्रश्न है, जहाँ पे हमें कहा गया है कि निकट दृष्टि दोष। एक व्यक्ति की आंखों में निकट दृष्टि दोष है, इसका मतलब वो दूर की वस्तुएं साफ नहीं देख पा रहा है। ठीक है, दूर की वस्तुएं वो साफ नहीं देख पा रहा है। और इस पीड़ित व्यक्ति को अधिक से अधिक 5 मीटर की दूरी तक देख सकता है, यानी कि 5 मीटर। अगर उसकी आँख यहाँ पे है, उसकी आँख यहाँ पे है, तो वो 5 मीटर तक देख पाएगा। उससे दूर जो वस्तु रखी होगी वो नहीं देख पाएगा। अधिक से अधिक 5 मीटर दूर देख सकता है, इसका मतलब यही होता है। सही दृष्टि के लिए उसे किस फोकस दूरी के लेंस की आवश्यकता होगी। सबसे पहले बात तो उसके अंदर अगर निकट दृष्टि दोष है, तो कौन सा भैया, ये चीज़ लिखा है हमने कि निकट दृष्टि दोष है, तो पीड़ित के सामने की वस्तु अनंत पर होनी चाहिए, जो उसे देख नहीं पा रहा है। बात को समझो कि 5 मीटर से ज़्यादा दूर देख नहीं पा रहा है, यानी कि वस्तु अनंत पे रखनी है, चांद तारे देखने हैं, तो वो दिखाई नहीं दे पा रहे हैं। वहीं पर रखी वस्तु को देखना चाहता है।
तो इसलिए आगे लिखना पड़ेगा कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के सामने वस्तु अनंत पर होनी चाहिए, यानी वस्तु को अनंत पे रखना है, यानी यू का मान माइनस इनफाइनाइट लेना है। और प्रतिबिंब कहाँ पे प्राप्त करना है, वी का मान क्या होगा, वो -5 होगा जहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है। यानी कि अगर हम चित्र के माध्यम से समझे तो यहाँ पे हमारी आँख है, 5 मीटर तक वस्तु देख पाता है, लेकिन हमको दूर वाली वस्तु देखनी है, यानी अनंत पे रखी वस्तु को देखनी है, तो यू का मान तो माइनस इनफाइनाइट हो गया। प्रतिबिंब कहाँ पे बनना है, यहीं पे प्राप्त करना है, जहाँ तक वो देख पाता है वहीं तक हमको बनाना है प्रतिबिंब। तो लास्ट वाले बिंदु पर प्रतिबिंब बनाना है, और इसलिए वी का मान क्या हो जाएगा, ये -5 मीटर हो जाएगा। सो अब फोकस दूरी याद करना है, 1/f बराबर -1/v, मतलब क्या हो रहा है कि 1/f बराबर 1/v - 1/u होने वाला है, इसके अलावा कुछ होगा नहीं। और यहाँ पे v का मान 5 मीटर की दूरी पर हम प्रतिबिंब को बना रहे हैं, -5 रख लिया। u का मान माइनस इनफाइनाइट लिख लिया, माइनस से माइनस तो हो जाएगा प्लस, लेकिन 1/इनफाइनाइट बराबर होता है 0, तो वही चीज़ को यहाँ पे लिखा है, सो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो आगे वाला जो -1/5 है वो तो बचा ही रहेगा, वो आगे कुछ होगा नहीं, मतलब ना कुछ जुड़ेगा ना कुछ घटेगा, वही सेम रहेगा। अगर इसको उलट देते हैं तो f बराबर आपको मिल जाएगा -5 मीटर मिल जाएगा। तो -5 मीटर मिल जाने की वजह से आप कह सकते हैं कि भैया कि उस वस्तु को 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की आवश्यकता है। अवतल लेंस की क्यों, क्योंकि माइनस में फोकस दूरी मिली है, इस वजह से अवतल। अगर ये प्लस में मिली होती है तो उत्तल कहते, लेकिन अभी हमको अवतल ही कहना है। ठीक है, अब अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो कि इसी का अर्थ वाला हिस्सा है, जिसमें आपको उन दोनों, मतलब पिछले वाले क्वेश्चन या इस क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन करना होता है। सो क्वेश्चन में कहा गया है कि दूरदृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं और इसके निवारण के लिए निवारण कैसे किया जाता है। तो भैया बात यह है कि अगर दूरदृष्टि दोष हुई है, क्या कौन सी दोष कहा गया, दूरदृष्टि दोष, यानी कि नज़दीक की चीज़ों से साफ साफ नहीं दिखाई दे रहे। तो इसमें यही लिखा है, जब मनुष्य को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दे परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, तो उसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। ओके जी। और दूरदृष्टि दोष के कारण यह रोग निम्न कारणों से हो सकता है। कौन सा कारण है भैया, कि लेंस से रेटिना की दूरी कम हो जाए, अर्थात गोले की त्रिज्या क्या है, कम हो जाए। तो यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं, इस गोले की त्रिज्या अगर कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा भैया, आपका प्रतिबिंब दूर बनने लगेगा, और यहाँ पे दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। ठीक है, दूरी दृष्टि दोष ही तो चल रहा है। और एक स्थिति और भी हो जाएगी, यानी कि इसकी लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाए, मतलब वक्रता त्रिज्या कम हो जाए, लेंस पतला हो जाए और उसकी फोकस दूरी बढ़ जाए। ऐसी स्थिति में भी दूर बनने लगेगा। तो इसके निवारण के लिए हमें किस लेंस की आवश्यकता होगी, उत्तल लेंस की आवश्यकता होगी, जो दूर जाकर फोकस हो रहा है उसको नज़दीक ला करके फोकस करने लगे। तो इसके लिए दूरदृष्टि आपको उत्तल लेंस की आवश्यकता होगी। यहाँ पे हमने लिखा भी है, तो पढ़ते हैं क्या लिखा है कि निवारण, इस दोष में लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाती है, जिससे लेंस की अभिसारी क्षमता कम हो जाती है। अतः इस दोष के निवारण के लिए ऐसा लेंस प्रयुक्त होना चाहिए जो नेत्र की अभिसारी क्षमता बढ़ा दे, अर्थात उत्तल लेंस प्रयुक्त किया जाता है। तो ये रहा आपके इस प्रश्न का उत्तर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो खा वाला हिस्सा है, कहा जा रहा है कि विद्युत हीटर 250 वोल्ट व एक विद्युत हीटर पर 250 वोल्ट और 2 किलोवाट लिखा है। पूरी क्षमता पे कार्य करने पर कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी और इसे प्रतिदिन 10 घंटे काम करते रहने पर 30 दिनों के लिए कितने किलोवाट घंटे ऊर्जा व्यय होगी। तो इस हीटर के लिए अगर देखा जाए तो इसमें 250 वोल्ट जो है इसका विभवांतर है और 2 किलोवाट जो है इसकी ऊर्जा क्षमता है। तो वही चीज़ को यहाँ पे लिखते हैं। तो हीटर के लिए जो हीटर का जो विभवांतर है V बराबर 250 वोल्ट लिख लिया, क्षमता P बराबर 2 किलोवाट लिख ली। 2 किलोवाट, किलो का मतलब 1000 होता है, तो 2000 वाट यहाँ पे लिख लिया। बस इतना सा। अब धारा का मान निकालना है, तो एक सिंपल सा सूत्र होता है जो P बराबर VI होता है, वो आपको याद रखना है। P बराबर VI होता है, सो यहाँ पे I बराबर P/V बन गया है। तो
तो P का मान 2000 लिख दिया ऊपर और नीचे 250 लिख लिया है, एक 0 कट गया और 25 से 25 अट्ठे 208 एम्पीयर की धारा इसमें से प्रवाहित हो रही इस परिपथ में। ऐसा हो गई बातें। इस परिपथ क्या, इस विद्युत हीटर की बात कर रहे थे। और इसमें कह रहे हैं कि 10 दिनों तक आपको 10 घंटे 30 दिनों तक काम करना है, तो कितना किलोवाट घंटा ऊर्जा व्यय होगी, तो उसके लिए यूनिटों की संख्या निकाली जाती है। यूनिटों की संख्या बराबर क्या होती है, यूनिटों की संख्या बराबर होती है वाट घंटे दिन बटे 1000 होता है। सो कितने वाट का है, 2 किलोवाट का, यानी 2000 वाट हो गया है। 10 घंटे तक काम कर रहे हैं और 30 दिनों तक काम कर रहे हैं, तो यूनिटों की संख्या निकालने के लिए वाट घंटे दिन को गुणा किया जाता है, 1000 से भाग किया जाता है। 2000 गुणते जो घंटे हैं 10 गुणते दिन हैं 30 बटे 1000 कर दिया, 3 0 इसी के साथ कट गया और इनका गुणा करा लिया, 30 दुनिया 60 धम्मा 600, तो 600 जो मिला है हमको 600 यूनिट हो गई है। इतना बिजली खर्चा हो गई इस हीटर के साथ में। हीटर है भैया, ज़्यादा बिजली चूसेगा ही। सो अगले वाले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि समरूप यानी समान रूप से चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाहिक चालक में बहने वाले बल, मतलब लगने वाले बल की व्याख्या कीजिए। चालक पर लगने वाले बल की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है, स्पष्ट सचित्र उल्लेख कीजिए। तो भाई ये बात यहाँ पे कर लेते हैं। ये देखिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें धारावाही चालक रखा गया है। यदि एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बी में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर स्थित, यहाँ पे इसकी क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर स्थित, यहाँ पे देखिए कोण कितना बना रहा है, ये कोण थीटा कोण पर स्थित है। चालक की लंबाई एल स्थित एल लंबाई के, यहाँ पे एल लिखा गया, ठीक है, स्मॉल लेटर एल है लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है। एल लंबाई चालक की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, उस पर कार्य करने वाला बल एफ क्या होगा। तो उस पर काम करने वाला जो बल होता है कई चीज़ों पर निर्भर करता है, उन सभी चीज़ों के यहाँ पे लिखा गया है। चुंबकीय क्षेत्र बी के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी जितना चुंबकीय क्षेत्र होगा उतना बल लगेगा, यानी बी एफ प्रोपोर्शनल बी लिखा है। और प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, एफ प्रोपोर्शनल आई हो गया। चालक की लंबाई एल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी जितनी लंबाई होगी उतना ही आपका बल लगेगा। और चौथा और लास्ट जो है, चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच के कोण की जैसे साइन होते हैं उसके अनुक्रमानुपाती होता है। सो इन सारी चीज़ों के अनुक्रमानुपाती होता है, तो एफ प्रोपोर्शनल साइन थीटा मिल चुका है। अब इन सभी को कंबाइन करने पर, अगर मिलाने पर देखा जाए तो एफ प्रोपोर्शनल बी आई एल साइन थीटा हो गया है। सो यहाँ पे अनुक्रमानुपाती का चिन्ह को हटाया गया तो एक निशान के को प्रयोग किया गया, जो कि एक नियतांक है। प्रणाली में बी का मात्रक इस प्रकार, मतलब सूत्र को इस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है कि ए बराबर अगर 1 रखा जाए तो एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा मिल जाता है। एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा, ये फार्मूला होता है, रट लेने वाली चीज़ है। और देखिए भाई, चालक पर लगने वाला जो बल होता है वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात किया जा सकता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को भी यहाँ पे लिख दिया है और चित्र सहित यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। तो पहले पढ़ लेते हैं। यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे और अंगूठे के पास वाली दोनों उंगलियां यानी मध्यमा और तर्जनी को इस प्रकार फैलाएं कि वो परस्पर समकोण बना रहे हैं, यानी कि 90 अंश का कोण उनके बीच बनना चाहिए, यानी कि ये सीधे जा रही है, ये 90 अंश के कोण पे और ये सीधा ऊपर रहेगी, ठीक है। तो ये भी 90 अंश के कोण पे है। तो होता रहा है तब यदि पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र, ये जो पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और बीच वाली उंगली जो मध्यमा है ये धारा की दिशा, करंट की दिशा को दिखाए, तो हमेशा बल जो होता है वो बल की दिशा को प्रदर्शित करता है, ऐसी बात यहाँ पे है। सो दोस्तों, अब प्रश्न संख्या 4 के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पे अंक के प्रश्न कह रहे हैं, प्रयुक्त विद्युत परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध जो भी दिखाई दे रहे हैं इनमें से बहने वाली विद्युत धारा, प्रत्येक में बहने वाली विद्युत धारा और प्रत्येक के सिरों के बीच के विभवांतर की गणना कीजिए। और भैया यहाँ पे होने वाला ये है कि यहाँ पे एक जो प्रतिरोध 1 है उसका दिया गया 1 ओम, बाकी जो प्रतिरोध हैं यहाँ वाले ये तीनों का 3-3 ओम दिया गया है, इन पांचों लोगों को 5-5 ओम दिया गया है। तो सबसे पहले तुल्य प्रतिरोध निकालना है। यहाँ पे देखेंगे
ये श्रेणी क्रम समांतर क्रम है, इनका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, और ये समांतर क्रम है, इनका तुल्य प्रतिरोध सबसे पहले निकालेंगे। तो 2, 3 और 4 का निकालने के लिए यहाँ पे शुरू कर दिए हैं। 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 सबके बटे में 3 लगा दिया, क्योंकि 3 ओम के सभी थे, और ऊपर वाला गिनती है कि जोड़ कर 3 हो गया। 3/3 कट करके क्या मिल गया, 1 ओम। सो R डैश बराबर हो जाएगा 1 ओम। यहाँ पे पहला प्रतिरोध मिल चुका है, हालांकि इसको उलटना था, बट ठीक है, R डैश बराबर 1 ओम मिल गया है। और अब क्या करना है कि R5 से लेकर R9 तक को सब उल्टा करके जोड़ेंगे। तो 1/5 1/5 1/5 करके जुड़ेंगे, ऊपर वाला 5 हो जाएगा, 5/5 मतलब 1 ओम। यहाँ पे R डबल डैश बराबर 1 ओम प्राप्त हो जाएगा। और अब सभी के तुल्य प्रतिरोध की बात कर लें तो R बराबर 1 सब जोड़ करके 3 ओम हो गए तुल्य प्रतिरोध। अब बहने वाली धारा की बात कर लें, यहाँ पे देखिए चित्र में वोल्टेज के बराबर दिया था 4.5, तो प्रतिरोध यहाँ पे 3 ओम हो रहा है, तो V बराबर IR होता है। I का मान V/R हो जाएगा। V का मान 4.5 ऊपर लिख रहे बटे 3, दशमलव तो ऐसे ही लगा रहेगा। 3 से भाग करने पर 1.5 एम्पियर की धारा हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे ये जो सवाल है थोड़ा सा लंबा दिया गया है, आपको धारा को बांटने के बारे में ज़्यादा कुछ डिटेल में तो समझाया नहीं गया है, ठीक है। बट अभी आपको समझना है कि 1 ओम जो भी 1.5 एम्पियर की धारा यहाँ से मिली है, इन तीनों में से बढ़ करके समान रूप से बढ़ कर इसमें से होकर के जाएगी, और इन तीनों में से समान रूप से बढ़ करके 1 एम्पियर की धारा ही बहेगी। हर एक प्रतिरोध में कितने एम्पियर की धारा बह रही है वो कैलकुलेट यहाँ पे नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। और बस हमने धारा निकाली 1 ओम की जो जा रही है। अब विभवांतर निकालना है, पहले V1 निकालना है, इसमें से जो जा रही धारा और वोल्टेज जो हो रहा है वो निकाल रहे हैं। V बराबर IR से, तो R1 के लिए R का मान 1 ओम और धारा का मान 1.5 एम्पियर, तो V बराबर IR से 1.5 गुणते 1 बराबर 1.5 वोल्ट हो जाएगा। और अगर 2, 3 और 4 के लिए बात करें तो इसमें से जो धारा बह रही है वो 1.5 की बह रही है, सभी को मिला करके जो उनका 1 ओम का तुल्य प्रतिरोध उनका हो गया, और उनका जो धारा बह रही है 1.5 एम्पियर की है। और इनके पूरे का अगर विभव की बात करें तो V बराबर IR करके 1.5 वोल्ट ये मिल रहा है इनका भी। और अगले वाले जो 5 लोग थे उनका भी आप ऐसे ही करेंगे तो 1.5 वोल्ट उनका भी मिलेगा, चूँकि वो श्रेणी समांतर क्रम में है, तो जो विभवांतर है वो समान रहने वाला है। तो इतना सा हमने याद कर लिया है, धारा भी हो गया है लगभग, और विभवांतर भी सभी का हो गया है। अब आखिरी जो क्वेश्चन है वो आ जाता है इसका अथवाला हिस्सा चौथे का। इसमें कहा गया है कि आपको बनाना है विद्युत धारा जनित का सिद्धांत लिखना है, नामांकित चित्र बनाकर कार्यविधि समझाना है। तो शुरुआत करते हैं भैया। क्या है विद्युत जनित? क्या है? एक प्रकार का यंत्र होता है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत धारा में परिवर्तित विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यहाँ पे प्रत्यावर्ती विद्युत धारा में परिवर्तित करता है, ऐसा लिखा है। सिद्धांत है प्रत्यावर्ती विद्युत जनित विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब एक कुंडली समांतर चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती है तो उस पर चुंबकीय बल रेखाएं कुंडली से गुजरती हैं और विद्युत धारा प्रेरित होती है, और इससे विद्युत स्थापित की जाती है इसमें स्थापित करती है, तो बिजली ऐसे बनती है। अब रचना की बात कर लेते हैं, तो अपना देख सकते हैं चित्र कुछ इस प्रकार सा है। तो इसमें जो भी चीज़ें होती हैं वो लिखते हैं हम। तो इसी रचना से संबंधित कुछ मुख्य भाग। चुंबक क्या होता है? एक शक्तिशाली अवतल बेलनाकार भैया चुंबक एवं नाल चुंबक का प्रयोग करते हैं, शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र बनाना होता है। और कुंडली की बात कर लेते हैं। एक आयताकार लोहे के टुकड़े में तांबे के तार को लपेटकर एक कुंडली का रूप दिया जाता है। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है जिसे चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। इस पर बल लगाया जाता है जो कि अक्ष पर घूमता है, और ABCD कुंडली यहाँ पे दर्शाई गई है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो है ये कुंडली है जो कि चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रखकर इसे गोल गोल घुमाया जाता है, तो जिसकी वजह से धारा उत्पन्न होती है। अब बात कर लेते हैं तीसरे नंबर की, विभक्ति वलय। ये अर्धगोलाकार छल्ले होते हैं। ये कुंडली के दोनों सिरों से परस्पर जुड़े होते हैं। कुंडली के आधे घूर्णन के साथ में आधे घूर्णन के साथ ये घूर्णन करता है,
तथा स्प्लिट ये S1 S2 से, मतलब ये विभक्ति वाले जो है स्प्लिट कहलाते हैं अंग्रेजी में, S1 S2 से दर्शाया जाता है। उसके साथ साथ ये लोग घूमते हैं। फिर आ जाते हैं ब्रुश। ब्रुश जो होते हैं वो देखें भैया, यहाँ पे ये लगे हुए होते हैं, ब्रुश होते हैं जो स्प्लिट के साथ जुड़े होते हैं। तो ब्रुश क्या होता है, दो कार्बन के तो ब्रुश B1 और B2 जो होते हैं दो कार्बन के लचीले धातु दो कार्बन या लचीले धातु के छड़े होते हैं जो अर्ध गोले के छल्ले के साथ परस्पर जुड़े रहते हैं, यानी स्प्लिट के साथ जुड़े रहते हैं, जो विद्युत धारा को लोड तक ले जाने का काम करते हैं। इन्हें गैल्वेनोमीटर से जोड़ करके विद्युत धारा को मापा जाता है। तो ये पूरा संरचना जो है वो बन चुकी है। आप देख सकते हैं ये चुंबक है, ये आपका कुंडली है, ये आपका स्प्लिट है और इसके साथ ब्रुश है, और ये ले जा करके जोड़ दिए हैं गैल्वेनोमीटर के साथ, जहाँ पे धारा मापी जा सकती है कि धारा बह रही है कि नहीं। अब कार्य विधि के बारे में बात कर लेते हैं। कार्य विधि में भैया कि प्रारंभ में ABCD स्थिति में कुंडली चुंबकीय बल रेखाओं के समांतर है। जब कुंडली को इस प्रकार घुमाया जाता है कि AB भाग ऊपर की ओर CD भाग नीचे की ओर जाता है, तो कुंडली में जाने वाले फ्लक्स में वृद्धि होती है, अतः कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमानुसार कुंडली में प्रेरित धारा B से A की ओर, यहाँ पे A होना चाहिए, B से A की ओर तथा C से D की ओर बहती है, और जब कुंडली लंबवत हो जाती है तो विद्युत वाहक बल अधिकतम हो जाता है। इस स्थिति में आने में कुंडली 0 से 90 अंश घूम चुकी होती है। 90 से 180 अंश घूमने के पर फ्लक्स में कमी आती है और 180 अंश पहुंचकर विद्युत वाहक बल शून्य हो जाता है। 180 से 270 डिग्री तक घूमने में फ्लक्स में विपरीत दिशा में वृद्धि होती है, और 270 विद्युत वाहक बल पे जब पहुंचते हैं तो ये विपरीत दिशा में अधिकतम पहुंच जाता है। फिर लास्ट वाला घूमने का हो जाता है कि 270 से जब 360 की ओर घूमने की होती है स्थिति, घूमने पर विद्युत वाहक बल घटता है और 360 पर पुनः शून्य हो जाता है। इस प्रकार कुंडली में एक पूर्ण चक्कर लगाने में 2 बार विद्युत वाहक बल अधिकतम किंतु विपरीत दिशाओं में होता है और 2 बार शून्य होता है। इस प्रकार आर्मेचर के निरंतर घूमते रहने से कुंडली में विद्युत बाह्य परिपथ में धारा बहने लगती है, और धारा की दिशा बदलती रहने के कारण इसे प्रत्यावर्ती धारा जनित कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे गोल गोल घूमने वाली पूरी स्थिति होती है। सो लिखने के लिए बस इतना सा रहता है, और बस इसी के साथ ये पूरा सेट हो जाता है समाप्त। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।